नमस्कार दोस्तों, मैं विश तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAS 186 के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से किसी एक कार्य विन्यास पर यानी कि वर्किंग प्लेस पर अगर टाइम मैनेजमेंट ना हो तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पर क्या क्या पड़ता है। आज की जो क्लास है उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि भारत में या फिर अन्य अल्पविकसित देशों में अगर कार्य में विलंब हो रहा है तो उसका कारण क्या है। कहीं उसका कारण एक टाइम का मिसमैनेजमेंट तो नहीं है, कहीं उसमें एक टाइम का दोषपूर्ण तरीके से प्रयोग करना तो नहीं है। तो आज की क्लास यहाँ से शुरू होगी, कार्यात्मक शैली से। तो देखो भाई, हर काम को करने की एक समय सीमा निर्धारित की जाती है, और अगर उस समय का आप सही से प्रयोग नहीं करते हैं तो कार्य में विलंब तो पक्का होगा ही होगा। अब इसके लिए बहुत सारे फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहली चीज़ होती है समय सीमा के बारे में अस्पष्टता। जब आप कोई कार्यक्रम कर रहे हो, कोई परियोजना चला रहे हो, या कोई योजना कर रहे हो, या कोई काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ना एक समय सीमा निर्धारित करनी होती है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि बहुत सारे व्यक्ति अपने काम के लिए एक टाइम सेट करके नहीं चलते। वो पता है क्या कहते हैं, हमको काम तो करना है, लेकिन वो टाइम को नहीं सेट कर पाते, समय की सीमा को निश्चित नहीं कर पाते। जब आप टाइम को निश्चित नहीं कर पाओगे, टाइम को फिक्स नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा, टाइम काम को पूरा करने में देरी निश्चित ही होगी। क्योंकि बिना समय सीमा के लक्ष्य जो होते हैं वो मृत लक्ष्य होते हैं। यानी कि आपने एक टारगेट सेट कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं सेट किया कि वो टारगेट आपको कितने दिनों में पूरा करना है। तो कितने दिनों में आपको ये टारगेट पूरा करना है, अगर आपने ये सेट नहीं किया तो आपका जो टारगेट है ना वो डेड है। आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाओगे, गारंटी है। तो किसी भी कार्य को पूरा करने में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि उस कार्य के लिए पहले आप एक योजना बनाओगे, और ये देखोगे कि वो आप कितने कम समय में या फिर कितने समय में उसे पूरा करोगे, और फिर उसके हिसाब से आप काम करना शुरू करोगे। और आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि समय से पहले आप काम कर लो। भारत की बात की जाए तो आज़ादी के बाद भारत में बहुत सारी सरकारी योजनाएं शुरू की गई, और उनका समय भी निर्धारित किया गया। लेकिन जब बाद में देखा तो ये देखा गया कि 60% से भी ज़्यादा परियोजनाएं ऐसी थीं जो अपना काम समय से पूरा नहीं कर पाई। जब किसी परियोजना में देरी होती है तो उसके प्रभाव भी बहुत गंभीर होते हैं। जैसे मान लो आपको सड़क बनवानी है, और सड़क बनवाने में देरी हो रही है, तो उससे पता है क्या, लोगों को नुकसान होगा, गांव में किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि वो अपने उत्पादों को मंडियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि सड़कें कनेक्टिविटी का एक बेस हैं। ग्राम स्तर पर, लघु उद्योगों पर, बड़ी उद्योगों पर अगर आप देखोगे तो इसी प्रकार से जो स्कूल जाते हैं बच्चे, अगर सड़कों की उचित व्यवस्था ना हो, आने जाने के साधन ना हो, ट्रांसपोर्टेशन ना हो, तो क्या होगा, बच्चे स्कूल देरी से पहुंचेंगे। आज़ादी के आज आप 70 साल बाद भी देखोगे, 75 साल बाद भी देखोगे, तो आज भी गाँव में अच्छे स्कूल नहीं हैं। आज भी आप देखोगे बहुत सारे क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, आज भी बहुत सारी जगह पर सड़कें नहीं हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट वर्क कर रही है। कोई गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही है। क्या 75 साल में हम पूरे के पूरे देश में सड़क ही नहीं बना पाए? क्या 75 साल में पूरे के पूरे जो देश में हम स्कूल ही नहीं खोल पाए? तो जो परियोजनाएं चली, सर्व शिक्षा अभियान जैसी परियोजनाएं चल रही हैं, फलाना चल रही है, ढिमका चल रही है, तो वर्क क्यों नहीं कर पा रही बताऊं? टाइम मैनेजमेंट नहीं सेट किया गया। तो टाइम मैनेजमेंट सेट करते, अब देखो प्राइवेट सेक्टर जो आगे बढ़ रहे हैं उसका रीज़न यही है। वो टाइम मैनेजमेंट सेट करते हैं, टारगेट तय करते हैं, इतने टाइम पे हमें ये काम करना है। तो जब आप कोई भी योजना बनाओगे तो उसको एक समय सीमा निर्धारित करोगे भाई, नहीं तो इसके प्रभाव क्या होंगे, बहुत ही निगेटिव होंगे। दूसरी चीज़ है विलंब। विलंब को हम क्या कहते हैं, देरी। तो जब आप समय का गलत तरीके से खर्च करोगे, समय को आप गलत तरीके से प्रयोग करोगे, तो उसका परिणाम ये होगा कि विलंब होगा काम में। और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि लोग ना टाल मटोल करते हैं, आज की चीज़ों को कल पर टालते हैं, और विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा चीज़ें ये हुई हैं। तो जब आप विलंब करते हो, किसी काम को कल पर टालते हो, तो उससे पता क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कि कुछ लोग आलस्य होते हैं, आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, तो जिसकी वजह से कार्य में विलंब होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कार्य को संभालने की अक्षमता होती है। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, उन्हें ज़्यादा वर्क मिल जाए तो वर्कलोड को सेट ही नहीं कर पाते। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जिम्मेदार व्यक्तियों को बेकार ही लगते हैं। यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जिम्मेदार व्यक्ति ज़्यादा काम करे तो बाकी लोग उसे क्या करेंगे, बेकार ही लगेंगे। अपरिचित और नए कार्य को करते समय बहुत सारे लोग डरते हैं। ये भी बड़ी दिक्कत है देरी की। अब भाई नई रोज़ नया दिन हो रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, तो आपको नया अपडेट भी तो होना पड़ेगा। तो नए काम को करने से लोग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हिचकिचाते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर टालते हैं। इवन मैं बता रहा हूँ, बच्चे भी जो प्रोजेक्ट वर्क करते हैं ना, जो फाइल बनाते हैं, वो सोचते हैं दूसरों से बनवा लूँ। तो आज जो हमारी डेली रूटीन की गतिविधियां हैं, जो कार्य की दिलचस्पी वो लोगों को समाप्त कर रही है, आज ना लोगों की तो काम में दिलचस्पी वो खत्म होती जा रही है, लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, इसकी वजह से भी कार्य में विलंब हो रहा है।
कठिन कार्यों से निपटने के लिए लोगों के अंदर दृढ़ इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है। आज लोगों के पास एक तरफ तो देखा जाए इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन हम देखते हैं भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों में, इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का वो प्रयोग नहीं हो पाता जो प्रयोग हमें करना चाहिए। क्योंकि सोशल साइट्स के दो यूज हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव वाले 80% लोग हैं, पॉजिटिव वाले 20 हैं। इसके अलावा हमने ये देखा है कि कार्य में ना लीडरशिप नहीं है। जिस जिस भी संगठन में लीडरशिप अच्छी नहीं है वो वहाँ पर काम भी अच्छे से नहीं हो सकता। तो अगर कोई पूछे आपसे विलंब क्यों होता है किसी कार्य में, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। हम ये पढ़ रहे हैं कि कार्यात्मक शैली यानी कि कार्य समय पर पूरा करने के लिए हमें टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो हमें पहले किसी भी योजना को बनाने से पहले टाइम सेट करना चाहिए। अब फिर भी टाइम पर काम नहीं हो रहा, तो उसके क्या कारण है? उसका कारण है लोगों के जो मनोवैज्ञानिक व्यवहार है ना वो। अब ऐसे में पार्किंसन का नियम क्या कहता है? तो एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं, बहुत बड़े इतिहासकार भी रहे हैं, जिनका नाम है सी नॉर्थथियोड पार्किंसन। ये एक ब्रिटिश थे और एक नेवी में भी इन्होंने काम किया था और एक हिस्टोरियन भी थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, पार्किंसंस लॉ और द परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस। इन्होंने इसमें एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने ये कहा था कि जब कोई व्यक्ति समय पर अपना कार्य पूरा करता है तो काम का विस्तार होता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, चीज़ें प्रोग्रेसिव होती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति उपलब्ध समय में अपना काम पूरा नहीं करता है तो चीज़ें क्या होती हैं? प्रोग्रेसिव नहीं होती हैं। इसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए? इसके लिए लोगों के अंदर उनको प्रेरित करना चाहिए। पार्किंसन का जो सिद्धांत है ये नौकरशाही संगठनों पर लागू होता है, ये अधिकारी तंत्र पर लागू होता है। नौकरशाही मतलब सरकारी कर्मचारी, ये बात ध्यान रखना। हालांकि इसमें न्यायपालिका और सेना को शामिल नहीं किया जाता। पार्किंसन का सिद्धांत ये कहता है कि समय के लेखा परीक्षा में ना कमी होती है। देखो, हर ना ऑफिस में एक ऑडिटर होता है जो कि काम के निष्पादन को चेक करता है कि इतने समय में कितना काम हुआ है, उसके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ है। और यही चीज़ हमें ना हमारे यहाँ भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है और यही चीज़ भ्रष्टाचार के पोल भी खोलती है। तो हमारे देश में ना हर जो डिपार्टमेंट है, हमारे देश के हर देश में जो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर ना एक ऑडिटर होता है। ठीक है भाई, जो लेखा परीक्षक होता है हर चीज़ों का वो क्या करता है? विवरण रखता है कि धन कैसे खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितने टाइम पे काम करना है, लोग तर्कसंगत रूप से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यानी कि लॉजिकल रूप से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कानून और नियमों के हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखो, होता तो है ये लेखा परीक्षक, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो क्या वर्क कर पा रहा है? आपने कई बार सुना होगा कैग की रिपोर्ट, अगर आप पढ़ते हैं तो आपने कैग की रिपोर्ट के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि पूरे के पूरे साल के देखती है कि सरकार ने कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। तो समय की लेखा परीक्षा में जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ समय की बात करते हैं कि एक दिन, एक सप्ताह में कितना काम होगा, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। और इसमें हर चीज़ पर ध्यान रखा जाता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, पढ़ने पर, योग पर ध्यान, परिवार, दोस्त, सामाजिक, हर तरीके के कि मनुष्य अपना टाइम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता है। तो देखा जाए तो मनुष्य अपना टाइम कहाँ यूज़ करता है? अपने काम पर, अपने स्वास्थ्य पर, योग और ध्यान पर, परिवार के साथ बिताता है, दोस्तों के साथ, समाज के साथ, व्यावसायिक दोस्तों के साथ, एंड सो मोर। और उसको उस तरीके से अपने टाइम को सेट करना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति पता है क्या है? इस लेखा परीक्षा से बचते हैं, अपने टाइम के डेली रूटीन से बचते हैं, और जिसकी वजह से उनके जीवन में क्या हो जाता है? समय असंतुलित हो जाता है, समय का मिसयूज होता है, ज़्यादा समय में कम काम होता है जबकि कम समय में ज़्यादा काम होना चाहिए। तो समय की लेखा परीक्षा कुल मिलाकर ये कहती है कि हमें ना समय का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, हमें नौकरी कार्य के निष्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, समय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। अगर समय में प्रबंधन में कोई चूक हो गई है, कुछ गलती हो गई, उसे फटाफट से सुधार लेना चाहिए। तो पार्किंसन का नियम क्या कहता है? पार्किंसन का नियम ये कहता है कि अगर अच्छे से आपको कार्य का निष्पादन करना है तो सबसे पहले आप समय का लेखा परीक्षा कीजिए, एक टाइम टेबल सेट कीजिए। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे योजना प्रणाली की। इसमें हम भारत की कुछ योजनाओं की चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि वो टाइम पीरियड पूरे समय पर पूरी क्यों नहीं हुई। तो देखो, योजना का मतलब क्या होता है? योजना का मतलब होता है कि अपने कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाती है? योजना। हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि ये कार्य कैसे किया जाएगा, कौन कौन लोग इस कार्य में शामिल होंगे, ये कार्य कितना समय में पूरा हो सकता है, इस कार्य को करने में कितना धन खर्च होगा। ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? योजना प्रणाली कहलाती हैं। तो कई बार योजनाएं पर्याप्त होती हैं और कई बार योजनाएं अपर्याप्त होती हैं। जब हम कोई योजना बनाते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए हमारे पास कितने संसाधन हैं। और किसी भी योजना की सफलता उसके टाइम मैनेजमेंट पर क्या करती है? बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो ऐसे में अगर हम देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, अगर वो टाइम का मिसयूज़ कर रहा है, उसके जो समय प्रबंधन है वो दोषपूर्ण है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो वो समय सीमा में अपनी योजना को पूरा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा
ऐसे संगठन में लोगों की क्या होती है, जिम्मेदारियां कम होती हैं और बहुत सारी त्रुटिपूर्ण कार्य होते हैं, बहुत सारे गलत कार्य होते हैं। परिणाम क्या होता है, कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है जो कार्य अच्छे से होना चाहिए। इसके साथ साथ अपर्याप्त मूल्यांकन। अपर्याप्त मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जब आपने योजना बनाई तो उसका मूल्यांकन नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो योजना पूरी हो नहीं हो पाई। अब जब योजना पूरी नहीं हो पाई तो इसके आपका ही प्रभाव पड़ेगा, आप पर भी, और जो बंदा उस योजना पर निर्भर है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में एक समय प्रबंधन प्रणाली में नियोजन का एक खाका तैयार करना चाहिए, एक ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए, और उसमें ये देखना चाहिए कि हमें प्रक्रियाओं का निर्माण यानी कि प्रोसेस कैसे करना है, उसे लोगों के ऊपर लागू कैसे करना है, और उसका जो कंक्लूजन मूल्यांकन कैसे निकालना है। परियोजनाओं का मूल्यांकन किसी भी उद्योग की सफलता पर आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक रूप से एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में आगे बढ़ाता है। तो देखा जाए तो पूरे की पूरी जो किताब है वो लगभग एक जैसी चीज़ों को लेकर चल रही है, शब्दों का सिर्फ हेर फेर है। अब हम संरचना और प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मैनेजमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। अगर हम टाइम को मैनेजमेंट करके चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, और नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। जैसे दोषपूर्ण प्रणाली प्रबंधन क्या होता है। दोषपूर्ण प्रणाली प्रबंधन का मतलब होता है, यानी कई बार बंदा ना मेहनत तो कर रहा है लेकिन फिर भी उसको उसका फल नहीं मिल रहा। बताऊँ क्यों? उसका रीज़न ये है कि उसे वो वाले रिसोर्सेज मिल ही नहीं पा रहे जिससे वो काम को जल्दी करे। हम अगर देखें सरकारी संस्थानों में तो बड़े पैमाने पर कमरे ना कागजों से भरे हुए हैं, फर्नीचर पुराने हैं, कंप्यूटर पुराने हैं, प्रिंटर सही से काम कर नहीं रहा, स्कैनर सही से काम कर नहीं रहा, लैपटॉप सही से काम कर नहीं रहा, रिकॉर्ड प्रबंधन अच्छे हैं नहीं, लेखा परीक्षा प्रणाली अच्छी है नहीं, मशीनें पुरानी चल रही हैं। ऐसे में काम टाइम पे होगा ही नहीं। तो जो टाइम पर काम नहीं हो रहा उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? दोषपूर्ण प्रणाली प्रबंधन। क्योंकि मशीनें एक्टिव होनी चाहिए सही से। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाओ, समस्या यही है, बाहर से इंसानों को टेस्ट करवाना पड़ रहा है। क्यों? मशीनें ही अपडेट नहीं हुई है, बिल्डिंग बना दी उसके अंदर कुछ है ही नहीं। दूसरा, अपर्याप्त प्रत्यायोजन। अब ये क्या होता है भैया? तो बड़ी संख्या में जितने भी पब्लिक सेक्टर है, जितना भी सार्वजनिक प्रणाली है, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे एकेडमिक हो, गवर्नमेंट एकेडमिक हो, इसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती हैं। हर एक बंदा डिसीजन नहीं ले पाता है। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं सिर्फ वही डिसीजन ले पाते हैं। परिणाम क्या होता है कि उन लोगों तक फाइल पहुंचते 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 इतना टाइम लग जाता है कि जब तक में काम पूरा हो जाना चाहिए। तो ऐसे में जो ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है उसके लिए पर्याप्त प्लानिंग नहीं की गई है। इसे हम अपर्याप्त प्रत्यायोजन कह रहे हैं। अपर्याप्त प्रत्यायोजन का मतलब यह है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे के पास शक्ति है, वही सारे निर्णय ले सकता है। परिणाम था जो मध्य स्तर के लोग हैं, जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं, उनके अंदर विश्वास की कमी आ जाती है कि यार ये डिसीजन मैं तो ले नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो साहब के ऊपर ही डिपेंड हूँ, साहब ही साइन करेंगे तो होगा। तो ऐसे भी तनाव बढ़ता है। तो ऐसे में मेरा मानना किताब का मानना ये है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और हर जगह जो है, जो ये समय लगता है फाइल को इधर से उधर पहुंचाने में, ये जो चीज़ें हैं इसमें समय रहते जल्दी से सुधार करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में चैप्टर नंबर 7 में आप और भी ज़्यादा डीपली पढ़ोगे। समय अपव्ययी का मतलब क्या होता है? तो समय अपव्यय का मतलब होता है कि समय को गलत तरीके से खर्च करना, और इसका प्रभाव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्ति पर, दोनों पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो समय को कंट्रोल में लेकर चलना चाहिए। समय अच्छे से लेकर चलोगे तो नौकरी का प्रदर्शन अच्छा होगा, नहीं तो नौकरी का प्रदर्शन बेकार हो जाएगा। एक चीज़ और होती है ऑर्गेनाइजेशन में, विलंबकारी बैठकें। यानी कुछ बैठकें ऐसी होती हैं जिनका कोई तूल नहीं होता, उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, बैठक के लिए पूरी तैयारी नहीं होती है, बैठक के लिए पहले से लोगों को भेजा नहीं जाता, बैठक समाप्त होने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती, मीटिंग चल रही है तो चले जा रही है, चले जा रही है, 6-6 7-7 घंटे मीटिंग चल रही है, बैठक बेतरतीब है, कोई उसका लक्ष्य नहीं है। इतना ही नहीं, केवल बातूनी व्यक्ति हो रहे हैं, चर्चाओं पर एकाधिकार कर रखा है, किसी बंदे के पास आइडिया है तो उसे बोलने के लिए दिया ही नहीं जा रहा समय। बैठक के तुरंत बाद जो चीज़ें हैं वो तैयार की नहीं जा रही हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा रहा है। तो नियमित बैठकें तो हो रही हैं लेकिन बैठक में जो चीज़ें चर्चा की गई उसका कोई लक्ष्य नहीं है, बेतुकी बातें हो रही हैं, लोग अपने विचार दे रहे हैं, मतलब ही नहीं है, टाइम मिसयूज़। अरे बैठक कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, तो उसमें कुछ उसका इम्पैक्ट भी तो मिलना चाहिए। इसके अलावा जो अगली समस्या है हमारे यहाँ वो है सोचने के लिए समय की कमी। तो सोचने के लिए जो समय की हमारी कमी है उसका कारण ये है कि लोग अवेयर नहीं हैं, लोगों के अंदर क्वालिटेटिव सोच नहीं है। लोग पास तो हो रहे हैं बट वो एजुकेटेड नहीं है, डिग्रियां तो हैं बट उन्होंने शब्दों को समझा नहीं है। तो जिनके पास डिग्रियां हैं, जिन्होंने शब्दों को समझा नहीं है, वो सोचेंगे कैसे? क्रिएटिव पावर नहीं है। तो विकसित देशों के पास क्रिएटिव पावर है, जबकि लोग, हमारे यहाँ लोग तो देखो तो इनके पास क्रिएटिव पावर कम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं एक बहुत बड़े पैमाने पर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से केवल और केवल गरीबी के दलदल में फंसते जा रहे हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि उनके पास सोचने के लिए कमी है। तो सरकारी प्रणाली में देखोगे तो आप नीति निर्माण तो किए जा रहे हैं, इसके लिए नीति आयोग बनाया गया है जो कि शीर्ष स्तर पर कार्य कर रहा है। हर राज्य के लिए अपनी अपनी जो है संस्थाएं हैं जो इसके लिए कार्य कर रही हैं, जो चिंतन कर रही हैं।
बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन डिपार्टमेंटों के पास सोच नहीं है, काम इतना ज़्यादा है और सोचने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये गुणवत्तापूर्वक ये सरकारी संस्थान अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उतनी अच्छे तरीके से कार्य का निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं जितने अच्छे तरीके से कार्य का निष्पादन करना चाहिए। और इसका एक ना बहुत लंबा प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छे से काम हो जाए तो ये लंबी दूरी का रास्ता तय करेगा, लेकिन काम अच्छा नहीं हो पाएगा तो जनता को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। क्वेश्चन जो बनते हैं, विलंब को प्रेरित करने वाले कुछ 7 कारक बताओ। तो विलंब को प्रेरित करने वाले हमने तो दुनिया भर के कारक पढ़े थे कि आज कि विलंब को प्रेरित करने वाले कारक ये हैं कि लोग बाग अपने टाइम पीरियड को पूरी तरीके से सेट नहीं कर पाते, रोजमर्रा की गतिविधियों में गड़बड़ी रहती है, डेली रूटीन के कार्यों को सेट नहीं कर पाते हैं, दूसरों को जिम्मेदारियां ट्रांसफर करते रहते हैं, जोखिम वाले कार्य करने में क्या करते हैं, उन्हें डर लगता है, रिस्क ले नहीं पाते हैं। तो विलंब को प्रेरित करने वाले यहाँ पर 7 ही कारकों का उल्लेख करना है। दोषपूर्ण समय प्रबंधन में अपर्याप्त योजना किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो भैया योजना आपने ढंग से नहीं बनाई तो काम कैसे पूरा होगा, तो वाला पैराग्राफ आप यहाँ पर लिखोगे। आगे चैप्टर में निष्कर्ष दिया है, चैप्टर यहीं फिनिश होता है। खूब सी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। देखो कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं और मेरी कोशिश ये है कि लेक्चर क्वालिटेटिव हो, इफ़ेक्टिव हो, इसलिए लेक्चर कुछ लेंथी भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो कोशिश करना कि किताब के साथ साथ चीज़ों को समझो, जो चीज़ मैंने हाईलाइट करके उसे पढ़ो। मिलता है आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।